everyone. Good afternoon. My name is Shivansika and today I will discuss about BPSC MCQ बायोलॉजी का। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केजीएस के बुक और नोट्स से लिए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन। ठीक है। बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? बायो और लॉजी से। ग्रीक भाषा में बायो शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जीवन। ग्रीक शब्द लोगोस जिसे लॉजी बना है का क्या अर्थ है? अध्ययन या स्टडी। लॉगस को हम स्टडी बोलते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1801 ईस्वी में किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दो वैज्ञानिक कौन थे? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेवीरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज के रूप में विकास किसके काल में हुआ था? सिस्टमैटिक रूप में विकास जो है जीव विज्ञान का वो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार किसने प्रकट किया था? अरस्तु ने। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को मुख्यतः किन दो भागों में विभाजित किया गया है? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से है? बोटेन शब्द से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से है? बोटेन शब्द से। ग्रीक शब्द बोटेन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पौधा। बोटेन मतलब होता है क्या? पौधा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस का जीवन काल क्या माना जाता है? थियोफ्रास्टस का जो जीवन काल है वो 370 से 285 बीसी ईसा को हम ईसा वर्ष पूर्व बोलते हैं। थियोफ्रास्टस का जीवन काल 370 से 385 ईसा पूर्व रहा। थियोफ्रास्टस ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों का विस्तृत वर्णन किया है? पादप इतिहास का। क्योंकि वो पादप जगत मतलब जीवन काल वनस्पति ऑफ बॉटनी मतलब फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो थियोफ्रास्टस को तो प्लांट के बारे में ही बताएगा। तो 500 प्रकार के पौधों का विस्तृत वर्णन थियोफ्रास्टस ने किया था। थियोफ्रास्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में कुल कितने प्रकार के पौधों का वर्णन है? 500 प्लांट का। थियोफ्रास्टस की बुक कौन से? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 प्रकार के पौधे का वर्णन है। अरस्तु का जीवन काल क्या है? अरस्तु थियोफ्रास्टस का 370 से 285 है, जबकि अरस्तु का 384 से 322 है। 384 से 322। अरस्तु का जीवन काल कितना है? मतलब कि थियोफ्रास्टस से कम साल तक जिंदा रहे अरस्तु। थियोफ्रास्टस 370 से 285 तक जिंदा रहे, जबकि अरस्तु 384 से 322 ईसा वर्ष पूर्व ही जिंदा रहे। अरस्तु द्वारा लिखित उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें 500 जंतुओं का? थियोफ्रास्टस ने 500 प्लांट के बारे में बताया, तो वही जंतुओं के बारे में 500 जंतुओं के बारे में अरस्तु बताया था। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ एनिमल्स में जंतुओं के किन पक्षों का मुख्य रूप से वर्णन किया? जंतुओं की रचना, स्वभाव और उनके वर्गीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान पर सबसे पहला लेख किस सदी में लिखा गया था? 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5th सेंचुरी में लिखा गया था। जंतु विज्ञान पर 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया पहला लेख मूल रूप से किस विषय का ग्रंथ है? ग्रीक भाषा में चिकित्सा का मूल ग्रंथ है। चिकित्सा के उस प्राचीन मूल ग्रंथ में जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? खाने योग्य जंतुओं के आधार पर। चिकित्सा के उस प्राचीन मूल ग्रंथ में जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? खाने योग्य जंतुओं के आधार पर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक एक तीसरा व्यक्ति आ गया, अरस्तु और थियोफ्रास्टस के अलावा अब चिकित्सा शास्त्र के बारे में बता रहा है कौन? हिप्पोक्रेटिस का समय काल क्या रहा? हिप्पोक्रेटिस 460 से 370 बीसी। मतलब
सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया हिप्पोक्रेटिस, उसके बाद आया अरस्तु, उसके बाद आया थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव रोगों का पर प्रथम लेख लिखे थे। हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मानव रोगों पर प्रथम लेख लिखा था। आज भी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस महान प्राचीन विद्वान की शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटिस की शपथ। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्लिनी ने। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल हिस्ट्री के बारे में किसने बताया था? प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताया था प्लिनी ने। रोमन विद्वान प्लिनी का जीवन काल क्या है? 23 से 29 ईस्वी। रोमन विज्ञान प्लिनी का जीवन काल क्या था? क्या था है नहीं था। 23 से 29 ईसा वर्ष पूर्व। 23 से 29 ईसा वर्ष पूर्व। प्लिनी का जीवन काल 23 से 29 ईसा वर्ष पूर्व। जंतुओं के आंतरिक इंटरनल फिजियोलॉजी आंतरिक कार्यक्रम का सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था? गैलेन ने। जंतुओं के भीतर इंटरनल फिजियोलॉजी का सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था? गैलेन ने। गैलेन का समय काल क्या था? 129 से 200 ईसा वर्ष पूर्व। 129 से 200 ईसा वर्ष पूर्व, सब मिला के 71 साल जिया था इसने। प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? गैलेन को। इंटरनल फिजियोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले गैलेन ने किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। गैलेन के बाद विज्ञान के इतिहास में अगले कितने वर्षों के समय को अंधकार युग कहा जाता है? अगले गैलेन के बाद विज्ञान के इतिहास में, जब गैलेन मर गया होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे जो साइंस के इतिहास में अगले कितने वर्षों के समय को अंधकार युग कहा जाता है? अगले 1000 वर्षों को मतलब अंधकार युग कहा जाता है। 13वीं सदी में किस वैज्ञानिक के प्रयासों से जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ था? फिर मतलब 13वीं सदी में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने फिर से जंतु एनिमल हिस्ट्री को, एनिमल साइंस को फिर से उजागर किया। वो कौन था? एल्बर्ट मैग्नस के द्वारा। कौन सी ईस्वी में? 13वीं सदी में। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है। 13वीं शताब्दी मतलब कि 1400 कुछ नहीं, 13वीं शताब्दी मतलब 1200 कुछ। एल्बर्ट मैग्नस द्वारा। एल्बर्ट मैग्नस का जीवन काल 1200 से 1280, वही तो मैं बोली, 1200 से 1280 मतलब 80 बरस जिंदा रहे। 13वीं शताब्दी मतलब 1200 से 1300 के बीच का टाइम पीरियड। एल्बर्ट मैग्नस ने जंतु विज्ञान के पुनर्जागरण के लिए किस विषय पर ग्रंथ लिखा था? जंतुओं पर ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीव क्या है? व्हाट इज ऑल ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? अब देखेंगे जीव क्या है। जीव विज्ञान में जीव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी जीवित समष्टिक प्राणियों जैसे कि कशेरुकी जंतु, कीट, पादप, जितने भी जीव हैं जो सांस ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों को जीव कहते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुसार जीव के उदाहरणों में किन किन को शामिल किया गया? कशेरुकी जंतुओं को, मतलब जिसमें मेरुदंड हो, वर्टिब्रल कोलम हो, कीट पतंग पौधा, ये सब बैक्टीरिया वायरस सूक्ष्म जीव से लेके मतलब लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म तक को भी शामिल कर सकते हैं नहीं करते हैं। एक जीव के शरीर में न्यूनतम कितनी कोशिकाएं पाई जा सकती है? कम से कम एक कोशिका। इसलिए तो मतलब एक कोशिकीय जीव होता है और मल्टीलेयर्ड जीव होता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिस जीव में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव, एक से अधिक कोशिका रखने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मनुष्य का शरीर मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है? विशेष टिश्यू और ऑर्गन से। मनुष्य का शरीर मतलब एक मनुष्य का बनने में पहले सबसे पहले क्या होता है? टिश्यू। सबसे पहले सेल होता है, ठीक, कोशिका, उसके बाद टिश्यू, फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन से फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का निर्माण होता है, ऐसा होता चलता है। मानव शरीर की संरचना में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? कई अरब कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं संगठन के आधार पर
कोशिकीय संगठन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। कोशिकीय संगठन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का जीव है? भाई मल्टी सेलुलर जीव है ये, एक बहुकोशिकीय जीव है, ये लिखा हुआ है, एक बहुकोशिकीय जीव है। जीवों को उनके किन लक्षणों के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है? उनके सुस्पष्ट अभिलक्षणों जैसे कि बुद्धि, जनन, संवेदनशीलता, अनुकूल, उपापचय के आधार पर। पाठ्यपुस्तक में जीवों को परिभाषित करने वाले कौन से मुख्य अभिलक्षणों का उल्लेख है? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदन, अनुकूल, उपापचय, ये सारे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड टॉपिक है, कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक विल बी जीवधारियों के गुण, श्वसन और पोषण। किसी जीवधारी का क्या क्वालिटी है, वो कैसे श्वसन करता है, कैसे पाचन करता है, ये सारे देखेंगे। जीवधारियों का सबसे मुख्य और अनिवार्य लक्षण क्या माना जाता है? श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन की क्रिया में जीव वायुमंडल से कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया के उपरांत जीवधारी शरीर से कौन सा गैस छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान शरीर के किन मुख्य कार्बनिक घटकों का विघटन होता है? वसा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मुक्त क्या होता है? ऊर्जा होता है मुक्त। श्वसन से निकली ऊर्जा जीव के शरीर में किस रासायनिक रूप से संग्रहित रहती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। जीवधारियों की संपूर्ण जैविक क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होता है? एटीपी के रूप में संचालित होता है। जीवधारियों की संपूर्ण जैविक क्रियाएं किसके रूप में संचालित होता है? जीवधारियों की संपूर्ण जैविक क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती है? एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा के। जीवों को अपने विकास, ग्रोथ तथा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसकी अनिवार्य आवश्यकता होती है? पोषण, न्यूट्रिएंट्स की। जीवों की अपनी विकास तथा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसकी अनिवार्य आवश्यकता होती है? पोषण के। हर पौधे किसी विशिष्ट विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पोषण के मामले में जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? जंतु भोजन के लिए पूर्णतः पौधे पर आश्रित रहते हैं। भोजन ग्रहण करने या पोषण का गुण किन वस्तुओं में बिल्कुल नहीं पाया जाता? निर्जीव वस्तुओं में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रजनन, अनुकूलन एवं गति। रिप्रोडक्शन, एडॉप्टेशन एंड मूवमेंट। प्रत्येक जीव में अपने ही जैसा नया जीव पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रत्येक जीव का जीवन काल, लाइफ स्पेन कैसा होता है? एक निश्चित समय तक होता है। जीवन काल की समाप्ति के बाद प्रत्येक जीव की क्या होती है? उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कोई भी जीव किस क्रिया द्वारा पृथ्वी पर अपने वंश को लगातार बनाए रखता है? प्रजनन के द्वारा। जीवों में जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं एवं कार्यों में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की क्षमता जीवों के किस कार्य में सबसे अधिक मदद करता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र या प्राकृतिक वातावरण में स्वयं को जीवनक्षम बनाए रखने में। जीवधारियों का वह गुण जिसके कारण वे स्थान या अंगों की स्थिति बदलते क्या कहलाता है? गति। जंतुओं में गति की क्या विशेषता होती है जो उन्हें पौधे से अलग करती है? जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकने की क्षमता होती है। पौधों में गति का स्वरूप कैसा होता है? पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपने अंगों में गति करने की क्षमता रखते हैं। पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपने अंगों में गति करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल संवेदनशीलता एवं उपापचय, सेंसिटिविटी एवं मेटाबॉलिज्म। सेंसिटिविटी एवं मेटाबॉलिज्म। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। सजीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? आवश्यक परिवर्तन। उपापचय किस प्रकार के प्रक्रियाओं का एक समूह है या एक रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है? उपापचय किस प्रकार के प्रक्रियाओं का एक समूह है या एक रासायनिक? मेटाबॉलिज्म जो है यह एक केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है। उपापचय क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी जीव या प्राणी को अपने जीवन को स्वयं बनाए रखने में सहायक करता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म में केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होता है। उपापचय क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी जीव या प्राणी को अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करता है। उपापचय क्रिया किन बुनियादी शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति निश्चित करता है? श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण, कोशिका की वृद्धि और शारीरिक मरम्मत। उपापचय क्रिया किन बुनियादी शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति निश्चित करती है?
तो श्वसन, पाचन, परिसंचरण, कोशिका की वृद्धि और शारीरिक मरम्मत। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, उपापचय मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से किन दो प्रकार की क्रियाओं से मिलकर होता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। दो तरह की क्रियाओं से मिलकर होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। उपापचय के अंतर्गत आने वाली संरचनात्मक क्रियाओं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपचय एंड उपचय क्रियाएं। उपापचय के अंतर्गत आने वाली रचनात्मक क्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचय एंड उपचय क्रियाएं। उपापचय के अंतर्गत होने वाली अपघटन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? अपचय या उपचय क्रियाएं। उपापचय के अंतर्गत होने वाली अपघटन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? अपचय या उपचय क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए जीव द्रव्य वृद्धि एवं उत्सर्जन। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ एंड एक्सक्रीशन। जीव द्रव्य क्या है? वृद्धि एंड उत्सर्जन क्या है? जीवधारी में पाए जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। एक्चुअल लिविंग मैटर जो होता है किसी जीव में वो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। समस्त जीवों की भौतिक आधारित फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को। जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का केंद्र, सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को। जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का केंद्र किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के केंद्र किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार को बढ़ने को क्या कहते हैं? वृद्धि। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने को क्या कहते हैं? वृद्धि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृद्धि वास्तव में किसका अंतिम परिणाम है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृद्धि वास्तव में किसका अंतिम परिणाम? समस्त उपापचय क्रियाओं का अंतिम परिणाम। जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलने वाले मुख्य हानिकारक पदार्थ क्या होता है? CO2 एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा BPSC लेवल का कुछ प्रश्न है। यदि लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया, यदि लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया तो अरस्तू को इसका जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तू ने ही सर्वप्रथम इसके ज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से संकलित किया तथा पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों पर वैज्ञानिक विचार दिए। इसलिए यदि लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया तो अरस्तू को इसका जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तू ने ही सर्वप्रथम इसके ज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से संकलित किया तथा पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों पर वैज्ञानिक विचार दिए। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेरम और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तकों में क्या मूलभूत अंतर है? दोनों पुस्तकों में क्रमशः पौधों और जंतुओं के 500 प्रजाति प्रकारों का विज्ञान विस्तृत किया गया। हिप्पोक्रेटिस द्वारा प्रतिपादित मूल ग्रंथ का संबंध मुख्य रूप से किससे? मानव रोगों के विवरण और चिकित्सा से। गैलेन को प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इतिहास में पहली बार जंतुओं के आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली का प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया था। कौन? गैलेन ने जंतुओं के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था, कैसा काम करता है। विज्ञान के इतिहास में अंधकार युग की अवधि क्या है? गैलेन 200 ईस्वी के बाद से लेकर अगले 1000 वर्ष तक यानी लगभग 12वीं से 13वीं सदी तक का समय को अंधकार युग कहते हैं। एल्बर्ट मैग्नस के किस कार्य को जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण कहा जाता है? एल्बर्ट मैग्नस के किस कार्य को? 13वीं सदी में जंतुओं पर लिखे गए उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों को विज्ञान का पुनर्जागरण कहा जाता है एल्बर्ट मैग्नस का। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के मध्य मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? एक कोशिकीय जीव का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिकाओं से बनता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अरबों कोशिकाओं, विशिष्ट ऊतकों और अंगों से मिलकर बना होता है। श्वसन क्रिया को एक अपचयी क्रिया क्यों माना जा सकता है? क्योंकि इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे जटिल अणुओं का अपघटन होता है। श्वसन क्रिया को एक अपचयी क्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे जटिल अणुओं का अपघटन होता है। सजीवों में ATP का मुख्य कार्य क्या होता है? यह कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा की मुद्रा के रूप में कार्य करता है और सभी जैविक क्रियाओं को ऊर्जा देता है।
पौधों और जंतुओं के पोषण में मुख्य अंतर क्या है? पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि जंतु परपोषी भोजन के लिए पौधे पर आश्रित रहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में किस प्रकार की वृद्धि देखी जा सकती है और सजीवों में भिन्न क्यों है? निर्जीव में बाहरी सतह पर पदार्थों के जमाव में वृद्धि हो सकती है, जबकि सजीवों की वृद्धि आंतरिक और उपापचय के परिणाम है। अनुकूल एडेप्टेशन और संवेदनशील सेंसिटिविटी में क्या अंतर है? संवेदनशीलता के कारण जीव बाहरी वातावरण के बदलावों को महसूस करता है और अनुकूलन के द्वारा उन बदलावों के अनुसार खुद को ढालकर जीवित रहता है। सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन। पौधों में लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान न होने के बावजूद उन्हें सजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर ही अपने अंगों में गति प्रदर्शित करते हैं और उसमें श्वसन, पोषण, वृद्धि, जनन और सभी सजीव लक्षण मौजूद होते हैं। अब उपचय एनाबोलिज्म और अपचय कैटाबोलिज्म का संतुलित रूप क्या कहलाता है? उपापचय मेटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म, उपचय प्लस अपचय इक्वल टू उपापचय। यदि किसी जीव में अपचय कैटाबोलिज्म की दर उपचय एनाबोलिज्म से अधिक हो जाए तो क्या होगा? उपचय से ज़्यादा अगर अपचय हो जाए तो जीव के शुष्क भार में कमी आ जाएगी। अगर अपचय ज़्यादा हो गया उपचय से तो जीवों के शुष्क भार में कमी आएगी, वृद्धि रुक जाएगी और यह अवस्था ह्रास या बुढ़ापे की ओर ले जाता है। जब अपचय क्रिया ज़्यादा उपचय क्रिया कम होगा तो जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन की सभी आवश्यक रासायनिक और प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन की सभी आवश्यक रासायनिक और जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर संपन्न होती है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए शुष्क भार ड्राई वेट में वृद्धि को ही वास्तविक वृद्धि क्यों माना जाता है? क्योंकि केवल पानी की मात्रा बढ़ाने से वृद्धि हुई अस्थायी हो सकता है। क्योंकि केवल पानी की मात्रा बढ़ने से हुई वृद्धि अस्थायी हो सकती है, जबकि शुष्क भार में वृद्धि उपापचय के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने को दर्शाता है। ड्राई वेट में वृद्धि को ही वास्तविक वृद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल पानी की मात्रा बढ़ने से हुई वृद्धि अस्थायी हो सकती है, जबकि शुष्क भार ड्राई वेट में वृद्धि उपापचय के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की क्रिया को कहते हैं। जीवों के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? यह श्वसन रेस्पिरेशन के साथ साथ उत्सर्जन की क्रिया का भी हिस्सा है। बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से अरस्तु के काल को जीव विज्ञान का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बिखरे हुए जीव वैज्ञानिक विचारों को समेटकर इसे क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में संजोया था। अरस्तु के काल को ही जीव विज्ञान का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बिखरे हुए जीव वैज्ञानिक विचारों को समेटकर इसे क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में समेटा था। इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच मुख्य अंतर उनके कोशिकाओं, संगठन, उपापचय, जीव द्रव्य की उपस्थिति, जनन, अनुकूलन और सुस्पष्ट जीवन चक्र के आधार को निर्धारित करती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका माना जाता है? आर.एच. व्हिटेकर का। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? 5 जगत में। व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1969 में। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के नाम क्या हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। केंद्रक विहीन एक कोशिकीय जीव को किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में। नीलहरित शैवाल को किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में। ऐसे जीव जिसमें आनुवांशिक पदार्थ तो होते हैं लेकिन वह केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता, क्या कहलाता? प्रोकैरियोटिक, मोनेरा जगत के जीव। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? एक कोशिकीय है और बट यूकैरियोटिक जीवों से प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। अमीबा और पैरामीशियम किस जगत के उदाहरण है? प्रोटिस्टा के। यूग्लिना और प्लाज्मोडियम के जीव विज्ञान के किस जगत में वर्गीकृत किया गया? प्रोटिस्टा जगत में। कवक फंगी जगत के जीव मुख्य रूप से किस प्रकार के पोषण पर निर्भर करते हैं? परजीवी तथा मृत पदार्थों पर, मृत परजीवी। कवक फंगी जगत के जीव मुख्य रूप से किस प्रकार के पोषक पर निर्भर होते हैं? परजीवी या मृत पदार्थों पर, मृत परजीवी। मशरूम और मोल्ड जीव विज्ञान के किस जगत के अंतर्गत है? कवक।
कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थों की बनी होती है? काइटिन की। पादप जगत के जीव मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक। पादप जो होता है बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी होता है। पादपों की कोशिकाओं में पाए जाने वाली खाली जगह को किसे वैक्यूल्स कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मॉस और फर्न को किस जगत में रखा गया? पादप जगत में। एनीमिलिया जगत के जीवों में मुख्य विशेषता क्या होता है? ये बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। हाइड्रा जेलीफिश और कृमि किस जगत के अंतर्गत आता है? एनीमिलिया। हाइड्रा जेलीफिश और कृमि किस जगत के अंतर्गत आता है? एनीमिलिया। हाइड्रा जेलीफिश और कृमि एनीमिलिया जगत के अंतर्गत आता है। सितारा मछली, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर और पक्षी किस जगत में आता है? एनीमिलिया जगत में। स्तनधारी मैमल्स जीवों को विटेकर के किस जगत में रखा गया? एनीमिलिया जगत में। जीवों की वह विशेषता जिसके कारण वे अपने जैसे संतान उत्पन्न करते क्या कहलाता है? प्रजनन। पीढ़ियों के बदलने पर जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के संचय से क्या होता है? जैव विकास या नई जाति का उद्भव। पीढ़ियों के बदलने पर जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता के संचय को क्या कहते हैं? जैव विकास या नई जातियों का उद्भव। नेक्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान से संबंधित शाखाएं। ब्रांच रिलेटेड टू बायोलॉजी। पौधों के वर्गीकरण और उनकी स्थिति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया गया है? वर्गीकी में, टैक्सोनॉमी में। पौधों का वर्गीकरण और उनकी स्थिति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया गया है? वर्गीकी में। पौधों के बाह्य आकार और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकार की, मॉर्फोलॉजी। पौधों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के विच्छेदन और अध्ययन को क्या कहते हैं? शारीरिकी, आंतरिक। पौधों के आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहते हैं, जबकि बाहरी संरचना को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों मतलब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जीवन क्रियाओं जैसे कि श्वसन, बाष्पोत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जीवन क्रियाओं जैसे कि श्वसन, बाष्पोत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर क्रिया विज्ञान। कोशिका, सेल की आंतरिक संरचना जिसके कार्यों और अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अनुवांशिक जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैतृक लक्षणों के अगली पीढ़ी में संचरण और विभिन्नता का। सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। भ्रूण, एम्ब्रियो के निर्माण, विकास और उनकी जीवन क्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है? भ्रूण विज्ञान में। पादप रोगों और उनके उपचार का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी में। पृथ्वी पर पौधों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और उस पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति भूगोल, वनस्पति प्लांट फाइटोजियोग्राफी। उन्नत किस्मों के विकास के लिए पौधों के संकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप प्रजनन, पादप ब्रीडिंग। आर्थिक महत्व के पौधों और उनके उत्पादों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, उनके प्रभाव और दवाइयाँ बनाने की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी। उन प्राचीन पौधों का अध्ययन जो अब जीवित नहीं है और उनके अवशेष पत्थरों में दबे मिलते हैं क्या कहलाते हैं? पूरा वनस्पतिक विज्ञान, पैलियोबॉटनिक। बीजों की संरचना और उनके विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? बीज विज्ञान, स्पर्मोलॉजी, बॉटनी। नेक्स्ट टॉपिक, सम स्पेसिफिक ब्रांचेज। शैवालों के मतलब एल्गी के विस्तृत अध्ययन को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। कवकों, फंगी का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा का नाम जीवाणु विज्ञान।
विषाणुओं की संरचना और उनके प्रभावों का अध्ययन विषाणु विज्ञान। ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों के अध्ययन को किस शाखा के अंतर्गत रखा है? तो टेरिडोलॉजी। लाइकेन के सहजीवी स्वरूप और उनके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकोनोलॉजी। पादप के साथ निमेटोड्स के संबंधों और उनके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी। पादप के साथ निमेटोड्स के संबंधों और उनके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निमेटोलॉजिस। जीवधारियों के घटकों तथा उनके रासायनिक परिवर्तनों का विश्लेषण विज्ञान की किस शाखा में होता है? जैव रसायन। जीवधारियों के घटकों तथा उनके रासायनिक परिवर्तनों का विश्लेषण। जीवधारियों के घटकों तथा उनके रासायनिक परिवर्तनों का विश्लेषण विज्ञान की किस शाखा में होता है? जैव रसायन में। जैविक क्रियाओं और उनके परिणामों का गणितीय या सांख्यिकी विश्लेषण क्या कहलाता है? जैव सांख्यिकी। बायोमेट्रिक्स। जैविक क्रियाओं और उनके परिणामों का गणितीय या सांख्यिकीय विश्लेषण क्या कहलाता है? जैव सांख्यिकी। भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जैविक क्रियाओं के अध्ययन क्या कहलाता है? जैव भौतिकी। रासायनिक स्तर पर जीवन के आधारभूत अणुओं डीएनए और आरएनए का अध्ययन क्या कहलाता है? आणविक जीव विज्ञान। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम आरएनए और डीएनए के बेसिस पे जीवन का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीवन आधार। अति सूक्ष्म जीवों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? सूक्ष्म जीवी विज्ञान में। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिक पदार्थों जेनेटिक मटेरियल के उपयोग और कृत्रिम संयोजन द्वारा नए गुणों वाले जीव तैयार करना क्या कहलाता है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग। जैविक क्रियाओं के अध्ययन में सांख्यिकी और गणितीय विचारक का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक्स। जैविक क्रियाओं के अध्ययन में सांख्यिकीय और गणितीय विवेचन का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक्स। आदिवासियों का प्राचीन लोगों द्वारा पौधों के पारंपरिक उपदेश जैसे कि भोजन, दवा के अध्ययन को क्या कहते हैं? लोक वनस्पतिक विज्ञान। आदिवासियों या प्राचीन लोगों द्वारा पौधों के पारंपरिक उपयोग जैसे कि भोजन, दवा के अध्ययन को क्या कहते हैं? लोक वनस्पतिक विज्ञान। इथोनोबोटनी। आदिवासियों या प्राचीन लोगों द्वारा पौधों के पारंपरिक उपयोग जैसे कि भोजन, दवा के अध्ययन को क्या कहते हैं? लोक वनस्पति नीति या इथेनोबोटनी। नेक्स्ट टॉपिक कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मोनेरा जगत के जीवों में झिल्लीदार कोशिकाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं चाह पाई जाती? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। यूग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है यूग्लिना में, यह जंतु की तरह गति भी कर सकता है इसलिए। कवकों को पादप जगत से अलग रखने का मुख्य कारण क्या है? इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। विटेकर के वर्गीकरण में कोशिका की जटिलता प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को किस तरह स्तर पर आधार पर बनाया गया है? विटेकर के वर्गीकरण में कोशिका की जटिलता को किस स्तर पर आधार बनाया गया है? प्रथम स्तर पर, जिसमें मोनेरा को अलग किया गया है। कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति किन किन जगतों की मुख्य विशेषता है? मोनेरा, कवक, पादप जगत। कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति किन किन जगतों की मुख्य विशेषता है? सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, ये तो सबको पता है। अब ये भी सुन लो, सेल वॉल जो होता है वो कवक में भी होता है और मोनेरा जगत के जीवों में भी होता है। एनीमिलिया जगत के जीवों में कोशिका भित्ति की स्थिति क्या होती है? एनीमिलिया जगत में जीवों की कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यदि किसी पौधे के तने की आंतरिक कोशिका संरचना का अध्ययन करना हो तो हम किस शाखा की मदद लेंगे? शारीरिकी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का। फसलों के जीन में बदलाव करके सूखा रोधी किस्में विकसित करना किस शाखा का हिस्सा है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग। जीवाश्म पौधे की आयु और उनके काल का निर्धारण जीव विज्ञान के किस शाखा के तहत होता है? पूरा वनस्पतिक विज्ञान। जीवाश्म पौधों की आयु और उनके काल का निर्धारण जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत होता है? पूरा वनस्पतिक विज्ञान। मृदा विहीन कृषि
मृदा विहीन, जिसमें मृदा ना, कृषि या हाइड्रोपोनिक्स। मृदा विहीन कृषि को क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स। का वैचारिक आधार जीव विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा है? शारीरिक क्रिया विज्ञान से। एंटीबायोटिक्स दवाओं जैसे कि पेनिसिलिन का कवक से निर्माण, पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से। और मानव शरीर पर प्रभाव का अध्ययन किस में आता है? औषधि विज्ञान में और कवक विज्ञान, माइकोलॉजी में भी आता है और फार्माकोलॉजी में भी आता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और वनस्पति भूगोल, फाइटोजियोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी, वनस्पति भूगोल में मुख्य अंतर। पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी क्या है? संबंधों का अध्ययन है, जबकि वनस्पति भूगोल पृथ्वी पर पौधे की भौगोलिक वितरण है। साइनोबैक्टीरिया को पुराना नाम नीलहरित शैवाल होने के बावजूद मोनेरा में क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी कोशिकाएं संरचना प्रोकैरियोटिक केंद्रक विहीन होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और केंद्रक विहीन होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा में रखा गया है, बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया इन किंगडम ऑफ मोनेरास फैमिली, क्योंकि इसकी कोशिकाएं संरचना प्रोकैरियोटिक केंद्रक विहीन होता है। जीवों में विविधता, वेरिएशन का मुख्य कारण आनुवंशिकी के आधार अनुसार क्या है? लैंगिक जनन और आनुवंशिक पुनर्संयोग। जीवों में विविधता, वेरिएशन का मुख्य कारण आनुवंशिकी के अनुसार क्या है? जेनेटिकली ये है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कहने का पुनर्संयोजन, आनुवंशिक का पुनर्संयोजन या लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से वैरायटीज उत्पन्न होती है। आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बेसिस पे मतलब किसी चीज़ को जानते हैं, का मुख्य ध्यान किन अणुओं पर होता है? डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स पे। डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल दे तो वहाँ पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को दे देना। एंड एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी का सामाजिक महत्व क्या है? एथनोबॉटनिक्स का सामाजिक महत्व या आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और औषधीय पौधों के संरक्षण में मदद करता है। किस जगत के जीव को सच्चा केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले पहले एक कोशिकीय जीव माना जाता है? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो होता है एक कोशिकीय होते हुए भी वो यूकैरियोटिक की तरह वर्क करता है। प्रोटिस्टा जगत के जीव में एक ट्रू केंद्रक होता है। मशरूम को सब्जी के रूप में खाया जाता है, वह वास्तव में एक क्या है? वह एक फंगस है, एक बहुकोशिकीय फंगस। मशरूम क्या है? कवक क्या है? एक फंगस है, बहुकोशिकीय फंगस है। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसलों की पैदावार बढ़ाना और उन्हें रोग प्रतिरोधी करना। जीवों के विकास क्रम, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने के लिए विज्ञान की कौन सी शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण है? पूरा वनस्पतिक विज्ञान और वर्गीकी, टैक्सोनॉमी और प्लेयोबॉटनी को देखेंगे। जैव रसायन, बायोकेमिकल्स का कृषि में क्या अनुप्रयोग? पौधों को पोषण, एंजाइम्स क्रिया और कीटनाशकों के प्रभाव से समझना। लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीविता का परिणाम है? शैवाल और कवक का। मोनेरा जगत के जीव पृथ्वी पर किस रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण निभाते हैं? अपघटक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में। स्तनधारियों में कशेरुक दंड, बैकबोन का पाया जाना उन्हें किस जगत में स्थापित करता है? एनीमिलिया जगत में। एक कुछ वन लाइनर प्रश्न है, जैसे कि स्पर्मेटोलॉजी है, जिसमें किसका अध्ययन होता है? बीजू का। स्पर्मोलॉजी में किसका? स्पर्मेटोलॉजी में तो शुक्राणुओं का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी में कोशिका का। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का। हिस्टोलॉजी में किसका विच्छेद और अध्ययन होता है? उत्तकों का। फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल। फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन करता है। माइकोलॉजी में फंगस का। माइकोलॉजी फंगी के लिए है, फाइकोलॉजी शैवाल के लिए है। ऐसे उल्टा दिख रहा है ना कि शैवाल, एल्गी, मतलब फंगस को फाइकोलॉजी रहना चाहिए, लेकिन नहीं, फंगी जो है माइकोलॉजी में है और शैवाल जो फाइकोलॉजी में है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वायरस का। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का। ब्रायोफाइटा के अंदर बायोफाइटा गैर संवहनी। ब्रायोलॉजी के तहत किस प्रकार के पौधों का अध्ययन होता है? ब्रायोफाइटा, जो कि गैर संवहनीय पौधा है, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा का संबंध किस पादप से है? टेरिडोफाइटा से, जिसमें संवहन विहीन बीज रहित पौधा होता है। इसमें भी संवहन विहीन बीज रहित पौधा होता है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। लाइकोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? लाइकेन का। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स, सूक्ष्म कृमि का। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? निमेटोड्स, सूक्ष्म कृमि का। जेनेटिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? आनुवांशिकता और विभिन्नता।
फिजियोलॉजी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? जैविक क्रियाओं या प्रक्रमों। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? जैविक क्रियाओं और प्रक्रमों का। मॉर्फोलॉजी पौधों के किस भाग से संबंधित? बाहरी रूप और बनावट से। एनाटॉमी आंतरिक संरचना, चीड़फाड़ के विच्छेद से। टैक्सोनॉमी का मुख्य कार्य क्या है? जीवों के नामकरण और वर्गीकरण। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण का। फाइटोजियोग्राफी में पृथ्वी पर पौधे का वितरण। फाइटोजियोग्राफी में पृथ्वी पर पौधों का वितरण। इकोनॉमिक बॉटनी का मुख्य लक्षण क्या? इकोनॉमिक बॉटनी का मुख्य लक्षण पौधों के व्यावसायिक और आर्थिक लाभ का अध्ययन। बायोमेट्रिक्स का मुख्य उपकरण क्या है? बायोमेट्रिक्स का मुख्य उपकरण क्या है? गणित और सांख्यिकी। बायोमेट्रिक्स का मुख्य उपकरण क्या है? गणित और सांख्यिकी।